अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का सब्जेक्टिव पेपर जो कि 2021 में हुआ है, आज 27 जुलाई 2021 में उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव पेपर भी डिस्कस किया है, तो आइए हम देखते हैं कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे उनके सूटेबल आंसर क्या थे। तो पहला क्वेश्चन था जो सेकंड ऑब्जेक्टिव पार्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन, डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस विद एन एग्जांपल। एनहाइड्रोबायोसिस इज एबिलिटी of animals, mostly or specifically terrestrial animals, to tolerate dehydration for several days. ये आप एबिलिटी भी कह सकते हैं, ये प्रोसेस भी कह सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है जिसमें एनिमल्स सेवरल डेज तक जो डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके एग्जांपल आप कैंगरू रैट की एग्जांपल दे सकते हैं, जो डेजर्ट में पाया जाता है, सीड्स पे फीड करता है और वो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करता है। कैमल की एग्जांपल है, जिराफ की एग्जांपल है, स्नेक वगैरह, ये बेशुमार एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। What is glomerular filtrate? The filtrate that is appear in Bowman capsule after blood filtration in the glomerulus. Glomerulus एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का बोमेन कैप्सूल के अंदर। उसके अंदर फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर होता है, तो फिल्टर होने के बाद ब्लड जो है ना वो इफरंट आर्टरियों से बाहर आ जाता है और वहां से फिर ये आगे इधर इसमें क्या नाम है जो बोमेन कैप्सूल में उसमें आ जाता है। बोमेन कैप्सूल से भी ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के जरिए से आगे लूप ऑफ हैंड में सर्कुलेट करता है। तो इसकी कंपोजिशन भी आप इसमें लिखनी थी कि इसके अंदर मेनली इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, इसमें हार्मोन्स हो सकते हैं, वाटर इसमें बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट्स हैं इसमें, फिर इसमें से जो प्रॉक्सिमल कन्वर्ट ट्यूब्यूल हैं इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो एसेंशियल जो मटेरियल है उसकी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर वगैरह की, बाकी भी आगे फिल्ट्रेशन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है। तो ये इसमें आपने मेंशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पायरेक्सिया? पायरेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह आप कह सकते हैं कि जब पैथोजेंस बॉडी में हमारे एंटर होते हैं और उनकी वजह से लिकोसाइड्स की तादाद, वाइट ब्लड सेल की तादाद बढ़ती है, पैथोजेंस, और ये इन वाइट ब्लड सेल से केमिकल पैदा होता है जिसका नाम है पायरोजेंस, और इन पायरोजेंस की वजह से हमारा जो सेट पॉइंट है, टेम्परेचर है, वो एक्सीड कर जाता है। पायरोजेंस हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बॉडी के लिए नो डाउट सूटेबल है। इसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैथोजेंस वगैरह की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिगामेंट? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रेजेंट बिटवीन two bones are present among joints. It helps in connecting two bones to each other. ये bones को आपस में जोड़ने में हेल्प करती है और ये स्लाइटली इलास्टिक होती है, इसमें इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये आप इसमें लिख सकते थे कि ये एक एक्सटेंशन भी है, नो डाउट। ये बोन्स के दरमियान में जो मेम्ब्रेन है या जो कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल है, उसकी एक्सटेंशन है। तो ये ज़्यादातर लिगामेंट्स बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक हो गया जी। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज ही है, और ये ज़्यादातर मूवेबल जॉइंट्स के दरमियान में पाई जाती है। तो जो दूसरी कार्टिलेज के बारे में पूछा गया है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। ये इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है और ये ज़्यादातर हमारे बॉडी के सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स में पाई जाती है। तो इलास्टिक कार्टिलेज ये हमारे ग्लॉटस में पाई जाती है, ये हमारे जो ये जो ट्रैकिया है उसमें पाई जाती है। हाउ मैनी रिब्स डू नॉट अटैच विद स्टर्नम? स्टर्नम के साथ कितनी जो रिब्स हैं वो अटैच नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोअर टू पेयर्स हैं, टू लोअर पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच विद द आवर स्टर्नम। आप ये कह सकते हैं कि ये 4 रिब्स होती हैं टोटल, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो क्वेश्चन, व्हाट इज आफ्टर बर्थ? बर्थ होने के बाद जो जब बेबी बॉडी से रिलीज हो जाता है उसके बाद जो टोटल ब्लड है वो रिलीज होता है। आपको पता है 350 क्यूबिक मिलीमीटर जो ना वो ब्लड रिलीज होता है। तो इसके बर्थ के 10 से 45 मिनट बाद जो यूट्रस है वो कंट्रैक्ट होती है
और आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा जो है ना वो यूट्रस से डिटैच होता है और ये भी वजाइना से रिलीज हो जाता है। तो इसके बाद फिर जो है वो जो ब्लीडिंग का प्रोसेस जैसे मैं बता चुका हूँ कि 350 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। इस सारे प्रोसेस को आफ्टर बर्थ का नाम देते हैं। डिफाइन क्लाइमेटेरिक। क्लाइमेटेरिक ये फ्रूट राइपनिंग में से क्वेश्चन आया है चैप्टर नंबर 18 में से ही। तो जब फ्रूट मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो उसमें जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में बहुत तेज हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी का तेज होना ही एक्चुअली क्लाइमेटेरिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी कहते हैं दो चीज़ों को। हम प्रोडक्टिविटी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि rate of photosynthesis, rate of consumption of carbon dioxide and production of oxygen of grassland ecosystem, या किसी भी तरह से आप ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है ये। तो ये तो है ना जी, इसकी मतलब हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है ये। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी एक चीज़ की और भी इंडिकेशन है कि एनुअली प्लांट्स कितनी मतलब आप कह सकते हैं कि जो बायोमास है कितनी एनर्जी को फिक्स करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, इसको भी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो यानी कि जितनी कोई प्लांट एनर्जी जो ना वो बनाता है, वो जितनी एनर्जी फिक्स करता है एनवायरनमेंट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वगैरह, जितनी वो ग्लूकोज तैयार करते हैं एनुअली, उसको भी हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है। तो आपने ये इसमें लिखना था कि एनुअली ये 700 से 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एनुअली ये जो ना वो इसकी प्रोडक्टिविटी है। तो ये तो है टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो जो 4000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये इसमें आपने मेंशन करना था टोटल। तो इसमें ये जो सब ह्यूमन हैं और जो दूसरे हैं उनको अलग अलग से लिखना था। व्हाट आर जू प्लैंक्टन्स, गिव एग्जांपल। प्लैंक्टन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वाटर के अंदर एक्वेटिक सिस्टम के अंदर ड्रिफ्टिंग मूवमेंट शो करते हैं। इनके ये अटैच नहीं होते। तो ये दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स। ये फ्रेश वाटर लेक में से आया है क्वेश्चन। जू प्लैंक्टन्स एनिमल लाइक प्लैंक्टन्स है, ठीक है, एनिमल तो नहीं होते, ये आपकी बुक में मेंशन है ड्रिफ्टिंग एनिमल्स, तो एनिमल की तरह। जैसे आप अमीबा, पैरामीशियम के एग्जांपल दे सकते हैं। डिफाइन यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है पेपर में। तो यूट्रोफिकेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लेक के अंदर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से एक्चुअली ओवरऑल इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो कर जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये चैप्टर नंबर 27 में भी है, 26 में भी है। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इसमें कोई भी आप दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते थे कि फॉरेस्ट फ्रूट का सोर्स है, ऑक्सीजन का सोर्स है, फॉरेस्ट लकड़ी का सोर्स है। फॉरेस्ट के जरिए से हम बेशुमार जो एनिमल्स हैं वो गेन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा हैबिटेट प्रोवाइड करती है, रेन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो कोई भी दो इसमें आप इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते थे। राइट short answers to any 8 parts. Compare nerve impulse and with saltatory impulse. Nerve impulse आपको पता है ये जनरल डेफिनेशन है, it is a flow of stimulus and you can say that electrochemical change along the length of a neuron. लेकिन electrochemical change होकर न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द साथ साथ जो है वो ट्रेवल करती है along the length of neuron, जिसके दौरान बेशुमार केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आयन की मूवमेंट होती है। जब आप साल्टेटरी इम्पल्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये एक इम्पल्स है जो कि नोड टू नोड जंप करती है, यानी कि स्मूथ नहीं चलती। नर्व इम्पल्स जो सेंसरी, मोटर, इंटरन्यूरॉन सब में चलती है, जबकि जो साल्टेटरी इम्पल्स है ये सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड पार्ट्स में चलती है, यानी कि ये आप कह सकते हैं इट इज एब्सेंट इन रिले न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, इनके ये आपके कहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो न्यूरॉन्स हैं उनमें नहीं होती। The next question is that what is cerebrospinal fluid? Give its function. CSF ये फ्लूइड है जो कि हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम में पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो वेंट्रिकल्स हैं, जो कैविटीज, उनमें पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
ठीक है, एक फंक्शन कोई भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज एसिटाइलकोलिन, गिव इट्स रोल। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। आपने चैप्टर नंबर 27 के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े होंगे, सिनैप्स वाले टॉपिक के अंदर इसको मेंशन किया है। नर्व इंपल्स से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिनैप्स ही है। तो ये सिनैप्स लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं। तो एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सेंड करता है, ये आप लिख सकते थे। और याद रखिएगा एसिटाइलकोलिन एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर है सिनैप्स का, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर काम करता है, ये इसका रोल लिख सकते थे आप। तो एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच एक्ट्स इन सेंट्रल आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका रोल क्या है कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। डिफरेंशिएट बिटवीन अलील्स एंड मल्टीपल अलील्स। अलील्स कोई भी आप कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म है किसी जीन की या पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर। आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कैपिटल आ रहा है उसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो स्मॉल आ रहा है, इस तरह से एग्जांपल। मल्टीपल अलील्स क्या है कि इफ अ जीन हैविंग more than two alternative forms that are called as multiple alleles। इस एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे जीन आई है उसकी आप तीन एग्जांपल दे सकते हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। तो ये इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, डिफरेंशिएट 5 है, व्हाट इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। तो ऐसा ब्लड डोनर जो कि किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है उसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं। एन इंडिविजुअल विच कैन डोनेट ब्लड टू एनी अदर पर्सन, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर। तो ये होता है ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी दिया जा सकते, ऐसा पर्सन जो किसी को भी ब्लड दे सके, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर। तो ये जो होता है यूनिवर्सल ब्लड डोनर, ये एक्चुअली सॉरी ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ना वो किसी को भी दिया जा सकता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, जबकि जो ए बी पॉजिटिव है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। ओ नेगेटिव। व्हाट आर ऑप्शंस, ऑप्शंस आर द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी एंड इन आइस। ये ऑप्शन प्रोटीन्स ये आई सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि लाइट को डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं, ऑप्शन प्रोटीन्स। तो ऑप्शन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 और 2 ये एक्स क्रोमोसोम से पैदा होती हैं और ये कौन सेल पैदा करते हैं, इनसे हम लाइट के दरमियान डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑप्शन 1 इज फॉर रेड, ऑप्शन 2 फॉर ग्रीन एंड ऑप्शन 3 फॉर ब्लू लाइट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्स विवो एंड इन विवो जीन थेरेपी। एक्स विवो जीन थेरेपी क्या है, अगर हम सेल्स को रिपेयर कर रहे हैं, जीन इंसर्ट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर आउटसाइड द बॉडी, जिनके बॉडी से सेल लिया, सेल के अंदर जीन इंसर्ट की किसी वायरस के जरिए से, फिर उस सेल को बॉडी में अपना ट्रांसप्लांट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ये एक्स विवो है। अगर हम जीन को डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी मीडियम के जरिए से या वायरस के जरिए से, तो वो इन विवो जीन थेरेपी है। हाउ हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया कैन बी क्योर्ड बाय जीन थेरेपी। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। लीवर के सेल्स के पास इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो इसको ट्रीट कर सके, वो इसको मतलब आप ये कह सकते हैं कि लीवर के सेल के पास इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो इसको अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी को उसमें से रिमूव कर सके। इसके ट्रीटमेंट के लिए रेट्रोवायरस इस्तेमाल किए जाते हैं। रेट्रोवायरस के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंजेक्ट की जाती है, फिर रेट्रोवायरस को डायरेक्टली लीवर के सेल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, एक्सरसाइज करके लीवर के सेल को थोड़ा सा काटा जाता है, वो अप्लाई किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैंसर पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी। तो कैंसर के पेशेंट्स को जीन थेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है। जो कैंसर के सेल्स हैं इनको ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उससे पहले जीन थेरेपी की जा सकती है ताकि कैंसर के सेल्स को हम ज़्यादा जो है ना वो वुलनरेबल कर सकें, ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव कर सकें, ताकि वो आसानी से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ट्रीट हो सकें। और नॉर्मल सेल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं जीन थेरेपी के ज़रिए से, उनको ज़्यादा रेजिस्टेंट बना देते हैं। डिफाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ लेयर अराउंड अ थिन लेयर अराउंड अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड पॉपुलेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी रेंज लिखनी थी आपने कि इसकी रेंज है ना वो 8 से 10 किलोमीटर बिलो एंड अबव सी लेवल है।
हैबिटेट और इकोलॉजिकल निशन में क्या फ़र्क है? हैबिटेट क्या है? एक्चुअल लोकेशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। जबकि इकोलॉजिकल निश क्या है? ये अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है जिसके अंदर अपने जो जिसमें कोई जानदार अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर या अपने फंक्शन की वजह से, फिजियोलॉजी की वजह से रहता है। या आप ये भी लिख सकते थे कि किसी स्पीशीज का इकोसिस्टम के अंदर जो रोल है, जो जॉब है, जो प्रोफेशन है, उसको इकोलॉजिकल निश कहते हैं। बस एक ही डिफरेंस काफ़ी था। फूड चेन क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। आप इसमें एक एग्जांपल लिख सकते थे कि ग्रास है या प्लांट है, प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है, कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट के ऊपर फीड कर रहा है, कोई बर्ड है, बर्ड के ऊपर कोई आगे स्नेक फीड कर रहा है। कोई भी आप इस तरह से एक चेन बना सकते थे। इसका पहला क्वेश्चन है कंपेयर मोरूला विद ब्लास्टूला। तो मोरूला स्टेज वो है जिसमें सेल्स का एक मैस बना हो। उसमें आप कह सकते हैं कि एक लेयर भी हो सकती है ब्लास्टोडर्म, दो लेयर भी हो सकती है ब्लास्टोडर्म की। जबकि ब्लास्टूला वो स्टेज है डेवलपमेंट की जिसमें दो लेयर्स, दोनों लेयर्स योग से अलग हो जाती हैं और उनके दरमियान में एक कैविटी बन चुकी होती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ये था जी इस दोनों के दरमियान कंपैरिजन। इसमें आप दोनों के डायग्राम भी बना सकते थे। इसमें आप सिमिलरिटी ये लिख सकते हैं कि दोनों ही डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं एनिमल्स के अंदर। तो इसमें आप चिक के रेफरेंस में लिख सकते थे और जनरल भी आप डिफाइन कर सकते थे एनिमल के रेफरेंस से। हाउ डज सिलोम डेवलप इन चिक एम्ब्रियो? चिक एम्ब्रियो के अंदर आपने बताना था कि जो मिजोडर्म है, मिजोडर्म फॉर्मेशन के दौरान जो मिजोडर्म है वो एक दूसरे के साथ अलग अलग हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं और उनके दरमियान में जो एक कैविटी बनती है उसको हम सिलोम का नाम देते हैं। तो नो डाउट कि इसमें आप ये बता सकते थे कि जो कैविटी है वो सोमैटिक और स्प्लैंकिक मेसोडर्म के दरमियान बनती है। ठीक है जी। मेसोडर्म दो तरह की होती हैं, एक है सोमैटिक मेसोडर्म, एक है स्प्लैंकिक। तो दोनों के दरमियान में जो सोमैटिक मेसोडर्म होती है वो बॉडी वॉल के साथ होती है और जो स्प्लैंकिक होती है वो गट के साथ होती है। इन दोनों के दरमियान में मेसोडर्म स्प्लिट हो जाती है ना, दो लेयर के दरमियान में। तो मेसोडर्म फॉर्मेशन के दौरान मेसोडर्म स्प्लिट होती है, एक बॉडी वॉल के साथ आ जाती है, दूसरी गट के साथ आ जाती है। उनके दरमियान में एक स्पेस बनती है जिसको सिलोम कहते हैं। तो ये सिलोम की डेफिनेशन नहीं, कैसे बनती है वो लिखना था। हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में क्या फ़र्क है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए का या जेनेटिक मटेरियल का वो पार्ट है जो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता। यूक्रोमेटिन वो है जो एक्सप्रेस हो जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन ये परमानेंटली कंडेंस फॉर्म है। यूक्रोमेटिन ये एक आप कह सकते हैं कि सिर्फ तब कंडेंस होता है जब, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब डीएनए ने डिवाइड होना है, सेल ने डिवाइड होना है, उस वक्त ये कंडेंस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम मीडियम भी कह सकते हैं, फ्रॉम सेल टू सेल भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो रेसिपिएंट सेल होता है उसका जीनोम चेंज हो जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का वो होता है जिसने ट्रांसक्राइब होना होता है, इसने ट्रांसक्राइब होना होता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, या सॉरी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। और कोडिंग स्ट्रैंड इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड होता है जिसके अकॉर्डिंग कोडिंग होती है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ह्यूमन सेल साइकिल। तो इसमें ह्यूमन सेल साइकिल में हमने से कैलकुलेशन करनी थी, सेल साइकिल स्केच करना था और साथ में बताना था कि इसमें G1 फेज जो है वो उसका ड्यूरेशन 9.5 आवर्स है, S फेज है उसका 10 आवर्स है, और आगे आपने बताना था कि G2 फेज का जो ड्यूरेशन है वो 4.5 आवर है। इसके बाद M फेज बताना था कि इसमें इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.5 आवर है। टोटल जो है ना ड्यूरेशन आपने बताना था कि इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स है। कंपेयर कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल एंड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स वो होती हैं जो कि क्रोमोसोम के कैनेटोकोर रीजन के साथ जाके अटैच हो जाती हैं, और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स वो हैं जो कि एक दोनों ऑपोजिट पोल से आके एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं। ये क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होती हैं, वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं। तो ये सेल डिवीजन के दौरान कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल एलोंगेट करती हैं। ये देखना था। How does microbiology provide an evidence for evolution? Give at least one example. Molecular biology is the study of molecules of life. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें किस तरह से एविडेंस प्रोवाइड करती है? जब हम लाइफ के मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं, डीएनए को स्टडी करते हैं, प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं,
तो हमें ये पता चलता है कि बेशुमार प्रोटीन्स जानदारों की बॉडी में सिमिलर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जानदारों का जो ओरिजिन पॉइंट है इंसेस्टर वो एक है। फॉर एग्जांपल, अब इसमें एग्जांपल देनी थी आपने साइटोक्रोम सी की, बैक्टीरिया में वही पाई जाती है, प्लांट्स में वही है, वो एल्गी में है, वो हम में भी है। इससे ये पता चलता है कि तमाम लाइफ का जो ओरिजिन है वो एक ही है। क्वेश्चन नंबर 9, कैन माइग्रेशन अफेक्ट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, इफ यस हाउ। पहले तो आपने लिखना था यस अफेक्ट करती है, आप हाउ क्या लिखना था कि माइग्रेशन दो तरह की है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। दोनों की तरह दोनों से ही जो नंबर ऑफ जीन्स हैं उनमें चेंज आ सकती है, नई जीन किसी इकोसिस्टम में ऐड हो सकती है, या पर्टिकुलर जीन वहाँ से जानदारों का किसी दूसरे एरिया में जाने की वजह से जीन डिलीट भी हो सकती है। तो इस तरह से आप बता सकते थे कि जीन ऐड भी हो सकती है, जीन डिलीट भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें से 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, हाउ ऑस्मो रेगुलेशन अकर इन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो फ्रेश वाटर में आपने जस्ट बताना था, इसमें मरीन वाटर का जिक्र नहीं करना था। तो फ्रेश वाटर में आपने बताना था कि फ्रेश वाटर में दो तरह के जानवरों को डिस्कस करना था। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है पैरामीशियम में, अमीबा वगैरह में वो वाटर एक्स्ट्रा अपना बॉडी से रिमूव करते हैं। और दूसरा फिशेस का बताना था कि फ्रेश वाटर वो वाटर है जहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ पे एनिमल्स को एक्चुअली वाटर नहीं साल्ट रिक्वायर्ड होते हैं, तो एक्स्ट्रा पानी निकालना है, साल्ट को उन्होंने स्टोर करना है। तो फिशेस में बताना था कि फिशेस जो ना वो साल्टी फूड को प्रेफर करती हैं, डिल्यूट यूरिन पैदा करती हैं। तो टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर आपने इसको डिफरेंट हेडिंग बना लेनी थी कि सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है टेस्ट एनवायरनमेंट वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन को वो किस तरह से उन्होंने मेंटेन करना है, स्किन उनमें पाई जाती है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, वो कॉन्स्टेंट यूरिन पैदा करते हैं, वो मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करते हैं, वो आप कह सकते हैं कि डेजर्ट में एनिमल पाए जाने वाले एनिमल जो हैं वो क्या नाम है उसका सीड पे फीड करते हैं। फिर इनमें लास्ट पे अपने एनाहाइड्रोसिस लिखना था। डिस्क्राइब सिम्बियोसिस एंड म्यूचुअलिज्म। डिटेल से लिखने वाले जो प्रोसेस हैं दो हैं। जो सिम्बियोसिस है इसकी डेफिनेशन में आपने ये लिखना था कि ये एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा जानदारों के दरमियान में एक बाहमी एसोसिएशन, द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म इन विच दे लिव टुगेदर ओनली। म्यूचुअलिज्म में लिखना था कि ये एसोसिएशन है अमंग या बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच दे लिव टुगेदर एंड बेनिफिट टू ईच अदर। ये बेसिक डिफरेंस तो ये दोनों में ये था। तो ये बेसिक डिफरेंस आपने ये मेंशन करना था सिम्बियोसिस में और म्यूचुअलिज्म में। अब इस सिम्बियोसिस में आपने लिखना था कि इसके आगे बेशुमार फॉर्म्स हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, ये इसके। तो म्यूचुअलिज्म के आगे आपने लिखना था 3 है। म्यूचुअलिज्म में आपने लिखना था लाइकन्स, रूट नोड्यूल्स, और इसके अलावा लाइकन्स और माइक्रोहाइजी। तो दोनों को आपने इस तरह से डिस्क्राइब करना था। द राइट द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस इन आर्थ्रोपोड्स। एक्डाइसिस को डिफाइन करना था कि एक्डाइसिस क्या है, द रिमूवल और शेडिंग ऑफ द ओल्ड एक्सोस्केलेटन। इसकी डिसएडवांटेज लिखना था कि जो एक्सोस्केलेटन है अगर ये बॉडी में प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से ग्रोथ रुक जाएगी। तो ग्रोथ रुकेगी तो डेफिनेटली एनिमल को अपना ओल्ड एक्सोस्केलेटन शेड करना पड़ता है। इसके आपने 4 पॉइंट लिखना थे, इसकी डायग्राम भी बनती है, वो डायग्राम भी बनानी थी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। डीएनए से आरएनए बनना ये ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से आगे प्रोटीन बनना ये ट्रांसलेशन है। तो एक लेंथी प्रोसेस था, इस वजह से उसने पहला प्रोसेस जो ना वो छोटा दिया है, आगे जो ना उसने लेंथी प्रोसेस दे दिया है। इसमें आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी थी, इसके बाद आपने जो कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं वो रिक्वायर्ड है वो लिखने थे, आगे इसकी 4 स्टेजेस लिखनी थी। इनिशिएशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिर इसमें लिखना था आपने एलोंगेशन एंड ट्रांसलोकेशन, और लास्ट में लिखना था आपने टर्मिनेशन। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स, एलोंगेशन फैक्टर, रिलीज फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर रिसेप्टर्स, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ एनी 4 रिसेप्टर्स। अब देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा, उसने एमसीक्यू में पूछा हुआ है, यहाँ भी आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हाउस में एनाहाइड्रोसिस शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गया। 6 नंबर का पेपर उसमें से आ रहा है, 5 नंबर का ये आ गया। व्हाट आर रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स आप कह सकते हैं एनी सेल, एनी न्यूरॉन, एनी बॉडी ऑर्गन्स व्हिच कैन रिसीव एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, उनको कहते हैं रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे उसने लिखा है मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, नोसिसेप्टर्स हैं जी, फोटो रिसेप्टर्स हैं। 5 टाइप्स हैं, इसमें से आपको उन्होंने कोई 4 पूछा था, कोई 4 आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे।
व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट दो तरह से आना था, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट और आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट, दोनों की एप्लीकेशन लिखनी थी। गिव एन अकाउंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन मैन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपकी बुक में 4 हैं, गोनेरिया और इसके अलावा साइफिलिस, हर्पीस सिम्प्लेक्स और एड्स। तो चारों को आपने वन में डिस्कस करना था। राइट अ नोट डाउन मदर फिटल RH इनकम्पैटिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आया हुआ है पहले भी। तो इसमें आपने लिखना था कि मदर का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होता है, बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने की आपने पॉसिबिलिटीज पहले बतानी थी कि है पॉजिटिव ब्लड पॉसिबल कैसे होता है। जब फादर का जीनोटाइप कैपिटल डी हो तो फीटस का ब्लड जो है ना वो 100% होगा पॉजिटिव। फिर आपने लिखा अगर फादर का जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी है तो फीटस का ब्लड जो है ना वो 50% होगा। फिर इसमें आपने लिखा था अगर ब्लड इनका आपस में मिल जाए तो फीटस का ब्लड मदर में चला जाए तो मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और वो RH एंटीबॉडीज अगर फीटस में आ जाए तो फीटस के अंदर हिमोलाइटिक रिएक्शन होता है। तो फीटस के रेफरेंस ये बहुत सारी बातें लिखनी थी। तो इसमें फिर क्योंकि फीटस के अंदर जो ना वो इमेच्योर ब्लड सेल बनते हैं जिनको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, और इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक हो गया जी। तो इसमें ये लिखना था। फिर फीटस की आगे कंडीशन लिखनी थी, फीटस के अंदर जॉइंटस हो जाता है जिसमें बिलीरुबिन्स बन जाते हैं जो कि एंड प्रोडक्ट्स हैं हीमोग्लोबिन के। तो उसका जो फीटस का वाइट आई पोर्शन येलो हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें लिखनी थी। फिर आप लिखने से बच कैसे सकते हैं। जो फर्स्ट बेबी होता है उसकी उसकी उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो सेकंड बेबी होता है उसके लिए इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको डिजीज़ होने के। तो इसके बचने के लिए फिर क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए फीटस को जो मदर है उसको इंजेक्शन दे दिए जाते हैं RH एंटीबॉडीज़ के, ताकि फीटस से आने वाली एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जा सके। ये बातें इसमें लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट डिस्कस नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन इन चिक डेवलपमेंट। मैं पहले भी स्टूडेंट्स को बता चुका था कि इस दफा जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन वो चिक के डेवलपमेंट में से ही आना है। तो नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन आ गया है। नोटोकॉर्ड मेसोडर्म फॉर्मेशन गैस्ट्रुलेशन के बाद शुरू होती है। इसमें आप लोगों ने मेंशन करना था गैस्ट्रुलेशन के बाद की स्टेजेस ही लिखनी थी। इसमें डायग्राम भी बहुत अच्छी बनती है। इसमें आपने लिखना था कि जो एपीब्लास्ट है अपर लेयर है उसमें से सेल माइग्रेट करते हैं तो मेसोडर्म बनना शुरू कर देते हैं, और उसी से सेल माइग्रेट करके नोटोकॉर्ड भी बनाते हैं। तो ये सारी सारी बातें जो ना वो आपने लिखनी थी मेसोडर्म की फॉर्मेशन और स्लोम फॉर्मेशन तक, यानी कि न्यूलेशन से पहले पहले लिखनी थी सारी बातें। डिस्क्राइब द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो इसमें सिर्फ कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में लिखना था। कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपने ये मेंशन करना था कि जानदारों के स्ट्रक्चर जानदार सिमिलर होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके आपस में जो है ना क्या नाम है आपस में उनका इंसेस्टर कॉमन है। होमोलोगस आर्गन के एग्जांपल, एनालोगस आर्गन के एग्जांपल, वेस्टिजियल आर्गन तक लिखना था ये। तो ये मैं डिटेल से स्टूडेंट को बता चुका था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आना है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में डायग्राम्स जो बनती हैं वो फीमर की बनती है, फिश की डायग्राम बनती है। इस तरह से आप कंपैरेटिव एनाटॉमी में जो ह्यूमरस बना सकते थे बर्ड्स की और ह्यूमन की, दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं, ये डायग्राम बना सकते थे। आपकी बुक में जो डायग्राम बनी है वो बना सकते थे। इसमें एम्ब्रियोलॉजी का कुछ नहीं लिखना था, एम्ब्रियोलॉजी की इसमें कोई बात नहीं आती। तो ये था स्टूडेंट्स इस तरह से ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये भी बात आप लिख सकते थे कि किस तरह से जो है ना वो लीफ के जो स्ट्रक्चर हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे होते हैं, ये भी बात आपने लिखनी थी। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन। इसमें एक पॉइंट और भी लिखना था एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है जी, एवोल्यूशन जो ना वो जो क्या होती है, एक दो तरह की एवोल्यूशन होती है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलॉजी और एनालॉजी का जिक्र करना था, ये बातें इसमें मेंशन करनी थी। होमोलोगस एनालोगस आर्गन का जिक्र करना था, ये बातें लिखनी थी। ठीक हो गया जी। ये इस तरह से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होता। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने ओवरऑल जो पेपर है डिस्कस किया है। इस वजह से डिस्कस किया ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके और आपको पता चल सके कि क्वेश्चन एक्चुअली कैसे अटेम्प्ट करना था। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।